दोस्तों, आज का ये वीडियो हर डॉक्टर और हर पेशेंट को अवश्य देखना चाहिए। ये देखना चाहिए उस हर व्यक्ति को जो जेनेटिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी में विश्वास करता है, क्योंकि आज का वीडियो न्यू बायोलॉजी का वीडियो है। ये जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर आज की मॉडर्न साइंस के बारे में बात करता है। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर बात करता है। ये माइंड ओवर मैटर के ऊपर बात करता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है जिससे मैंने आज के वीडियो की बातें ली हैं, जिसका नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसे लिखा है ब्रूस एच लिप्टन ने, जो सेल बायोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिसिन पे बहुत लंबे समय तक रिसर्च की है और जिन्होंने स्टूडेंट्स को सेल बायोलॉजी पढ़ाई है। दोस्तों, ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें न्यू बायोलॉजी का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, इस किताब के वैसे तो 13 लेसन है, लेकिन मैंने ये किताब 9 लेसन के अंदर पूरी करने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं, एक एक लेसन को जानते हैं, समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि क्यों ये बुक हर डॉक्टर को और हर पेशेंट को पढ़नी चाहिए। पहला लेसन, डार्विन बनाम लेमार्क विकासवाद सिद्धांत। आप सबने डार्विन की थ्योरी सुनी होगी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दोस्तों, डार्विन का ये कहना था कि प्रतिस्पर्धा होती है स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज के बाहर भी। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते कुछ स्पीसीज जीत जाती हैं और कुछ स्पीसीज हार जाती हैं। जीतने वाली आगे जाती हैं, हारने वाली पीछे रह जाती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो मर जाती हैं। दोस्तों, ये जो थ्योरी थी आपस में कन्फ्लिक्ट की, इससे पहले जब डार्विन ने थ्योरी दी, इससे कुछ दशकों पहले एक थ्योरी आई थी जिसे इटली के लेमार्क ने दिया था। ये थ्योरी ये कहती थी कि स्पीशीज, जातियां आपस के अंदर सहयोग करती हैं, स्पर्धा नहीं करती, और इसी सहयोग के चलते जातियां एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, ना कि वो एक दूसरे को मारने का और पीछे खींचने का काम करती हैं। लेमार्क वर्सेस डार्विन का ये सिद्धांत आज के समय में हमें सही प्रतीत होता है। दोस्तों, जब हम माइंड ओवर मैटर की बात करते हैं, जब हम साइंस को स्पिरिचुअलिटी से मिलाने की बात करते हैं, जब हम सबके एकीकरण की बात करते हैं, जब हम अहम ब्रह्मस्मि की बात करते हैं, यानी सारा संसार एक ही शक्ति से बना है, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां कोई किसी तरह का बिखराव नहीं है, अलगाव नहीं है, तब ये बात हमें समझ आती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसका पहला ही लेसन ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि अस्तित्व में कहीं भी बिखराव नहीं है, अस्तित्व में कहीं भी टकराव नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से मिलकर बनी है। यहाँ सहयोग है, प्रतिस्पर्धा नहीं। दोस्तों, दूसरा लेसन है कोशिका का ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं, सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, अब तक ये माना जाता था कि कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, वही कोशिका का ब्रेन होता है। लेकिन ब्रूस ने यह सिद्ध करने की कोशिश की, एक्चुअल में न्यूक्लियस ब्रेन नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिद्ध किया कि यदि किसी सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया जाए तो काफी लंबे समय तक सेल जीवित रहती है। यह सेल जीवित सेल मेम्ब्रेन के कारण रहती है। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक ये जीवित नहीं रह पाती। इसका कारण ये है कि न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन का काम करता है, और जब न्यूक्लियस निकल जाता है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती। लेकिन बहुत लंबे समय तक जीवित रहने का अर्थ यह है कि सेल मेम्ब्रेन उसके दिमाग का काम करती है, उसके ब्रेन का काम करती है। दोस्तों, ब्रूस के इस एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी कोशिका का असली दिमाग उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस नहीं। दोस्तों, तीसरा लेसन है गुणसूत्र हमारे विकास के लिए जिम्मेदार नहीं। अब तक यही माना जाता है कि हम अपने जीन्स के कारण ऐसे हैं। आज हम जो भी हैं वो सब हम अपने गुणसूत्रों के कारण हैं। हमारे गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं कि हमारा आकार, प्रकार, व्यवहार किस तरह का होगा। दोस्तों, ब्रूस ने सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारा विकास गुणसूत्रों यानी जीन्स के कारण नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे जीनोम के अंदर 1,20,000 गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोटीन केवल 20,000 होते हैं। तो यदि गुणसूत्र 1,20,000 हैं, यदि जीन 1,20,000 हैं, तो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 20,000 क्यों? इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे गुणसूत्रों के लिए कुछ प्रोटीन काम करते हैं, यानी एवरेज अगर निकालें तो 6 गुणसूत्रों के लिए 1 प्रोटीन है। इसका अर्थ यह है कि बाह्य एनवायरनमेंट जैसा चाहता है
वैसा गुणसूत्र पैदा कर लेता है प्रोटीन से। इसीलिए 6 जीन्स के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार है। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है कि हमारा सारा व्यवहार, हमारे सारे काम जीन्स से निर्धारित नहीं होते, जीन्स हमारे विकास के लिए जिम्मेदार नहीं होते। दोस्तों, चौथा लेसन है चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत पुराने और हमारे लिए खतरा। दोस्तों, इस बात का अर्थ फिजिक्स के सिद्धांतों के अंदर छिपा है। दोस्तों, जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए तो यह माना जाता था कि ये सारे के सारे काम लीनियर तरीके से होते हैं, ए बी को प्रभावित करता है, बी सी को प्रभावित करता है। लेकिन जब आइंस्टाइन की थ्योरी आई तो ये मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी। उसमें यह माना जाता था कि ये एक वेब है और ए बी को भी प्रभावित कर सकता है और सी को भी प्रभावित कर सकता है। इसी तरह से जिस तरह से ये थ्योरी फिजिक्स पर लागू होती है, ये बायोलॉजी में भी लागू होती है। हमारे शरीर के अंदर भी प्रोटीन लीनियर वे से काम नहीं करते, ये कॉम्प्लेक्स वेब वे से काम करते हैं। जितनी भी हमारी मेडिकल की थ्योरी है वो पुरानी फिजिक्स पर आधारित हैं, इसी कारण से वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि लेमार्क प्रिंसिपल और इसके साथ साथ आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से ही बायोलॉजी के भी सिद्धांत होने चाहिए। दोस्तों, यदि हमें आज के मनुष्य को ठीक करना है तो हमें कुछ नई ऐसी खोजें करनी होंगी जिनका विज्ञान माइंड और मैटर को एक जैसा दर्शाता हो, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाने में विश्वास करती हो। दोस्तों, हम मॉडर्न साइंस के साथ साथ एक्यूपंक्चर या अन्य अल्टरनेटिव थेरेपीज का भी सहारा ले सकते हैं। हमें ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। हमारा नज़रिया अब समय आ गया है बदलना चाहिए। दोस्तों, 5वां लेसन है दिमाग की शारीरिक स्वास्थ्य में अहम भूमिका। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। जब बिना कोई गुण रखे कोई ऐसी चीज व्यक्ति को दी जाती है जिसमें कोई औषधीय गुण या कोई मेडिसिनल वैल्यूज नहीं होती, मान लो कोई इंजेक्शन दिया जाना है तो वो इंजेक्शन किसी दवाई का ना होके डिस्टिल वाटर का हो। कोई खाने की ओरल दवाई दी जानी है तो वो ऐसी चीज हो, मान लो शुगर या साल्ट, इस तरह की चीज जिसके अंदर कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो, और जब वो पेशेंट को काम कर जाए, पेशेंट को बीमारी को ठीक कर दे, तो उसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, इस बात का अर्थ ये है कि हमारे मन के अंदर इतनी ताकत है, ये बीमारियों को ठीक भी कर सकती है और पैदा भी कर सकती है। हमने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में जाना है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी ताकत है कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सब कॉन्शियस माइंड को बार बार सजेशन देता है और बार बार उसे इस तरह की प्रेरणा देता है, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है जिसको उसका निर्देश दिया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है और मनुष्य ठीक होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारे दिमाग से शारीरिक बीमारियां पैदा भी हो सकती हैं और वो ठीक भी की जा सकती हैं। दोस्तों, 6ठा लेसन है विकासवाद में जीने के 2 तंत्र, वृद्धि और रक्षा। इस बात का अर्थ यह है कि हमारी इवोल्यूशन में हमारी कोशिकाएं 2 तरह के काम करती हैं। पहला काम करती हैं वृद्धि का और दूसरा काम करती हैं रक्षा का, यानी डिफेंस का। पहले काम में जब पेट्री डिश के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कुछ ऐसी चीजें सेल को दी गई जिससे सेल की वृद्धि होने लगी, ग्रोथ होने लगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब ऐसी नुकसान करने वाली चीजें सेल को दी गई जो सेल पर अटैक कर सकती थी, तब सेल का इम्यून सिस्टम प्रभावी हो गया, वो अपनी रक्षा करने के लिए उससे दूर भागने लगी। ये उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र था। तो एक सेल 2 तरह के काम करती है, ग्रोथ का काम करती है और दूसरा काम रक्षा का काम करती है, डिफेंस का काम करती है। दोस्तों, ये दोनों काम कभी इकट्ठे एक साथ नहीं होते। ये काम अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग समय में होते हैं। एक समय में प्रोटेक्शन होती है और एक समय में ग्रोथ होती है। तो इस पूरे 2 तंत्रों के ऊपर ही पूरा कोशिका तंत्र और पूरा हमारा बायोलॉजी निर्भर करती है। दोस्तों, 7वां लेसन है गर्भ के दौरान माता पिता का व्यवहार तय करता है कि बच्चे का काम और सोचने का ढंग कैसा होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, अब तक डार्विन की थ्योरी जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के कारण हम सब ये जानते थे कि जीन ही हमें बनाते हैं, जीन ही बच्चे का सबसे बड़ा विकास करते हैं। लेकिन जब हम लेमार्क थ्योरी को देखते हैं और आज के समय से उस थ्योरी को जोड़ने का प्रयास करते हैं,
तो बातें बदल जाती हैं। यानी एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जीन्स को भी चेंज करने की हिम्मत रखता है, जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। दोस्तों, अब तक जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के चलते ये माना जाता था कि बच्चा वैसा ही होगा जैसा जीन्स उसको बनाएंगे। यदि हम चाहें तो बच्चे को अच्छी कंडीशन देकर जब वो माँ के गर्भ में होता है तो चेंज कर सकते हैं। माँ के खान पान को चेंज करके बच्चे को हेल्दी बनाया जा सकता है। माता पिता की आदतों को और व्यवहार को चेंज करके बच्चों के सोचने के तरीकों को बदला जा सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी बच्चे को बार बार स्टूपिड कहकर संबोधित करते हैं तो वो एक दिन हो ही जाएगा। जिस तरह से 10 लोग एक घोड़े को गधा कह दें तो व्यक्ति दूसरा मानने के लिए तैयार हो जाता है कि शायद ये गधा ही हो। बिल्कुल इसी तरह से बाह्य एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा कर सकता है कि होने वाला बच्चा कैसा होगा। इसलिए आप बच्चे को अच्छा भोजन, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे सोच समझने का परिवेश दें ताकि एक काबिल बच्चे का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, 8वां लेसन है विकासवाद के सिद्धांत में प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग। ये हम पहले लेसन में भी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। दोस्तों, ब्रूस लिप्टन पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो वहां से शिफ्ट हो गए एक ऐसी जगह कैरेबियन सी के पास जहां पर जो मेडिकल कॉलेज था वहां के बच्चे एवरेज थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट के मुकाबले। जब बच्चों को उन्होंने सेल बायोलॉजी पढ़ानी शुरू की और सेल के बिलीफ सिस्टम के बारे में समझाना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। जो बच्चे कमजोर थे और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे उन्होंने एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर दिया। जब वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलान कर रहे थे, जब वो माइंड और मैटर का मिलान कर रहे थे, जब वो लैम्बार्क थ्योरी को डार्विन की थ्योरी से ऊपर पढ़ा रहे थे तो बच्चों के अंदर कोऑपरेशन की भावना पैदा हो गई। दोस्तों, इस पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे अस्तित्व के अंदर, मनुष्य के अंदर और पूरे प्राणी जगत के अंदर भी, पूरे पादप जगत के अंदर भी एक सहचर्य है, एक एसोसिएशन है। सब चीज आपस में जुड़ी हुई है, मिली हुई है। सब चीजें एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ती हैं। कोई प्रतिस्पर्धा से जीत नहीं सकता। इसीलिए यदि हम सहयोग की भावना के साथ काम करेंगे, प्रतिस्पर्धा को पीछे रखेंगे, तो ही हम एक्चुअल बायोलॉजी ऑफ बिलीफ का अर्थ जानने में सक्षम हो सकेंगे। दोस्तों, 9वां और अंतिम है कि मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। इस बात के वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं। लेखक ने, ब्रूस लिप्टन ने सिद्ध करने की कोशिश की कि जब किसी व्यक्ति का अंग निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसके अंदर वही चेतना के अवयव विद्यमान रहते हैं जो उसमें मरने से पहले थे। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दोस्तों और भी वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद भी संसार के अंदर जिंदा रहता है। उसकी चेतन अवस्था के अवयव हमारे साथ कहीं ना कहीं रहते हैं। यही साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलन है, यही विज्ञान और अध्यात्म का मिलन है। और ये किताब इसे भरपूर तरीके से दिखाने का प्रयत्न करती है। दोस्तों, ये पुस्तक मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है। आप इसे अवश्य पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं इस पुस्तक को पढ़कर आपके सोचने का नजरिया अवश्य बदलेगा। यदि आपको ये किताब की समरी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।